सो चलिए गाइस, लास्ट वीडियो तक जो हमने पढ़ा उसको एक ही लाइन में समराइज करते हैं, उसके बाद ही हमें रेसिमिक मिक्सचर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, सो देखिए उसको। मैंने आपसे क्या कहा था, जरा समझिए। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होएगा? मैं यहां लिखता हूं ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान से इसको समझिएगा। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होएगा? जब वो एक कायरल कंपाउंड हो। ठीक है, ध्यान से देखिए, सारी टर्म एक दूसरे से जोड़ दूंगा मैं यहां पे। जब वो एक कायरल कंपाउंड हो, या वी कैन से जब वो एक कायरल मॉलिक्यूल हो। ये तो हमने लिख दिया। अब जरा देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी का सेंस क्या है कि वो पीपीएल को रोटेट करवा दे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई कंपाउंड रोटेट करवा दे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंडीशन क्या है कि वो मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। सही है, मॉलिक्यूल कायरल होने का कंडीशन क्या है, जरा उसको समझिए कि वो क्या नहीं होना चाहिए। डू नॉट सुपर इंपोज, इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पे भाई, डू नॉट सुपर इंपोज। ठीक है, डू नॉट सुपर इंपोज ऑन इट्स मिरर इमेज। सिंपल है, देखिए यहां रिवाइज भी हो गया। अगर कोई कंपाउंड अपनी ही मिरर इमेज पे सुपर इंपोज ना हो सकता हो तो वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। सबको समझ में आ गया? अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो कायरल मॉलिक्यूल है, उसको समझिए। जब उसके पास क्या हो, एक कायरल कार्बन हो। जनरली जिसके पास भी एक कायरल कार्बन होता है वो कायरल मॉलिक्यूल होता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। आता है सबको समझ में? अब कायरल कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा जिसकी चारों वैलेंसी, कार्बन की जो चारों वैलेंसीज होंगी वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होनी चाहिए। क्लियर हो गया सब लोगों को? डिफरेंट ग्रुप से अटैच होनी चाहिए। अब देखो कितना सिंपल और सीक्वेंस वाइज मैंने इन सब चीजों को जोड़ दिया। क्लियर होता है सब लोगों को? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, बस वहीं से रेसिमिक मिक्सचर की तरफ बढ़ेंगे। इसको सीक्वेंस को पकड़िए, जरा ध्यान से इसको समझिए। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होएगा? जब वो पीपीएल को रोटेट करवाएगा। हमारे हिसाब से उसकी कंडीशन बनती है कि वो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब अपनी इमेज पर सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए, मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। और उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि उसके बाद कायरल कार्बन हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, जिसकी चारों वैलेंसी जो डिफरेंट हो। क्लियर होता है? एग्जांपल के तौर पे हमने एग्जांपल लिया, बस यहीं से रेसिमिक मिक्सचर को समझेंगे। एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर ये कार्बन है। क्लियर होता है? अगेन क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होएगा, इसका मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। तो यहां से हम लोग रेसिमिक मिक्सचर को समझेंगे। ध्यान से उसको देखिए। मैं मान लेता हूं कि भैया यहां पे मैंने लगा दिया है CH3, ये पहला ग्रुप है, और ये दूसरा ग्रुप लगा दिया मैंने C2H5। देखिए दोनों डिफरेंट है या नहीं है? ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होएगा तो एक तो आ रहा है जी प्लेन से आपकी तरफ, वहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, और एक जा रहा है आपसे प्लेन से दूर, वहां पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ये देखिए, अब ये कायरल कार्बन है। क्यों है? क्योंकि इसने भी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट की हैं। सबको समझ में आता है? और जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाने जाऊंगा, ध्यान से उसको देखिएगा, यहां पर मैं इसकी मिरर इमेज बना रहा हूं। अब इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? ये हमने कार्बन लिखा। अब देखिए कितना डिफिकल्ट काम है कि बार बार ऐसा हमें डायग्राम बनाना है। मैं इसको आसान बना दूंगा थोड़ी देर में, ध्यान से उसको देखिए। बट यहीं से हम लोग रेसिमिक मिक्सचर का क्या समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ये देखिए मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई। जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो मुझे हाइड्रोजन यहां दिखेगा, क्लोरीन यहां दिखेगा। ठीक है, CH3 अपनी जगह पे इस तरफ दिखेगा, और यहां पर क्या दिखने वाला है? C2H5। यस और नो? अब देखिए ये कंपाउंड है और ये उसकी मिरर इमेज है। अगर एक्सपेरिमेंटली ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसको लिखेंगे प्लस। क्लियर होता है? +2 क्लोरो। ठीक है, यहां पर कार्बन कितने? 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो प्लस है ये, और साथ में लिखोगे 2 क्लोरोब्यूटेन। यस और नो? ये इसका नाम हो गया। अब क्योंकि ये पीपीएल के लिए एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक्टिव है, तो यहां पर प्लस का साइन लगाया। इसको स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं। अब एक और बात मैं क्लियर कर रहा हूं, स्मॉल डी या फिर प्लस ये सिर्फ और सिर्फ पता लगाया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली, और कोई चारा नहीं है। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट से ही मालूम किया जा सकता है, थ्योरेटिकली मालूम नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं यहां सपोज कर रहा हूं कि मान लीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो उसकी मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। क्लियर होता है? तो इसको नाम क्या दूंगा? माइनस, या फिर लिखूंगा L, लीवो। क्लियर होता है? और 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। अब जरा ध्यान से इसको समझिए।
2-क्लोरोब्यूटेन। हालांकि इसका आयुपैक नेम दोनों का सेम है, लेकिन इसके आगे लग गया है प्लस, ठीक है, या फिर डी, और इसके आगे लग गया है माइनस या फिर एल। क्लियर होता है सब लोगों को? तो ये प्लस और माइनस क्या शो कर रहा है? ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है, तो ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो यहां पर देखिए अब रेसमिक मिक्सचर को डिफाइन करते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। ये एग्जांपल मैंने सामने लिख दिया ना। व्हाट अबाउट रेसमिक मिक्सचर? रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? अब मेरी क्लास का यही फायदा होता है कि अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो उसको यहां पर आसानी से समझ में आने लगेगा। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन में लिख के यहां एग्जांपल भी दे दिया। अब हम रेसमिक मिक्सचर को देखते हैं। अगर सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज करो कि मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया, ठीक है, ध्यान से उसको समझिएगा। मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने प्लस वाला 2-क्लोरोब्यूटेन एंड माइनस वाला 2-क्लोरोब्यूटेन ऊपर से बिल्कुल बराबर मात्रा में डाल दिया। ध्यान से उसको समझिएगा। मैंने क्या किया, ये वाला लिया और ये वाला लिया और बराबर मात्रा में उसको यहां डाल दिया इस कंटेनर के अंदर, और फिर मैंने यहां से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाया। ध्यान से इसको समझिएगा। पीपीएल को अब मैं चाह रहा हूं कि एक कंटेनर से निकले, यहां से मैंने उसको पास करवाया। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? नाउ दिस इज पीपीएल। तो आपको क्या लगता है कि यहां पर जो पास होके बाहर निकलेगी तो किसी एंगल से रोटेट होगी? नहीं, ये बिल्कुल सीधे ही निकल जाएगी, किसी भी एंगल से रोटेट नहीं होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझिए। भाई पीपीएल को आपने पास करवाया तो ये जो प्लस वाला मिक्सचर है उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो माइनस वाला जो मिक्सचर है, क्योंकि इन दोनों की मात्रा बराबर है एकदम, तो माइनस वाला क्या करेगा? उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। मतलब जिस एंगल से वो रोटेट हुआ बस उसी एंगल से उसने वापस से उसको रिवर्स रोटेट कर दिया, तो ये पीपीएल बिल्कुल सीधी निकल गई। क्लियर होता है? सो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, जो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। क्लियर हो गया? सो यहां पर उसको डिफाइन कैसे करेंगे? उसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, इक्वी, ठीक है, सबसे पहले लिखोगे इक्वी, ठीक है, इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर, ठीक है, इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, टू ऑप्टिकली active compounds, ठीक है, which cannot, ठीक है, which cannot rotate PPL, जो क्या करे? PPL को रोटेट ना कर से, which cannot rotate PPL due to म्यूचुअल कैंसिलेशन। देखिए कितना आसान है, म्यूचुअल कैंसिलेशन। अब देखिए इसको समझिए। इक्वी मॉलिक्यूलर मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए उस मिक्सचर के अंदर, ठीक है। मिक्सचर का एक ऐसा हमने यहां पर उन दोनों इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर हमने एक ऐसा डाल दिया है इसके अंदर जो कि पीपीएल को रोटेट ही ना करवा सके। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के म्यूचुअल कैंसिलेशन कर रहे हैं रोटेशन को। सबको समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। इसका मतलब ये कंपाउंड तीन तरह के हो सकते हैं, जरा समझिए। या तो वो प्लस हो सकते हैं यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, या फिर माइनस हो सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, या फिर ये प्लस माइनस हो सकते हैं जिसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ध्यान से उसको समझिएगा। जिसको उसको क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, जो कि इसको किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये म्यूचुअल कैंसिलेशन कहते हैं। इसको हम लोग एक्सटर्नल कैंसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल, ध्यान से इसको समझिएगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन भी कहते हैं। कंपनसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहा हूं यहां पर। रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल कैंसिलेशन। आपने जानबूझ के एक्सटर्नली प्लस के साथ माइनस को मिक्स कर दिया। क्लियर होता है? जब आपने एक्सटर्नली प्लस के साथ माइनस को मिक्स किया तो आप पीपीएल को इसके अंदर से पास करवाओगे तो पीपीएल किसी भी एंगल से रोटेट नहीं होगा। बड़ा आसान है, खुद से दिमाग लगाइए, कुछ नहीं है रटिफिकेशन का, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। अगर आपने इक्वल अमाउंट में ले लिया तो वो पीपीएल को रोटेट ही नहीं करेगा। समझ में आता है? क्योंकि एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर होता है? उसी को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? लेकिन अब ना मजे की बात, चलो ये तो हो गया, क्लियर हो गया सबको रेसमिक मिक्सचर क्या है। और एक्चुअल में रेसमिक मिक्सचर के कंपाउंड हमने बनाए थे हेलो एल्केन के अंदर। हेलो एल्केन में मैंने रेसमिक मिक्सचर को वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था, याद है आप लोगों को? कब? SN1 केमिकल रिएक्शन में, जब कार्ब कैटायन बनता था जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से अटैक हो सकता था, तो वहां पर रेसमिक मिक्सचर बनता था, यानी कि प्लस और माइनस दोनों का। अब देखिए यहां पर है ना, आगे बढ़ने से पहले
पहले। अब हमें क्या पढ़ना है, डायस्टीरियोमर एंड मीजो कंपाउंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या है, ये बार बार ऐसा डायग्राम बनाएंगे ना बड़े होच-पोच लगते हैं, नहीं ये डिफिकल्ट है और इसकी मिरर इमेज भी डिफिकल्ट से बन रही है। इसकी बजाय फिशर ने एक बड़ा आसान तरीका दिया ऐसे कंपाउंड को समझाने का, जिसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। तो हम एक बार आगे बढ़ने से पहले फिशर प्रोजेक्शन यानी कि फिशर ने कितना आसान तरीका दिया उसको समझेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद टॉपिक लगाओ फिशर प्रोजेक्शन टू रिप्रेजेंट दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया? सो चलिए लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग वीडियो में आगे क्या देखने वाले हैं, फिशर प्रोजेक्शन। मतलब ये जो मैं यहां पर स्ट्रक्चर्स बना रहा था उसको बनाने का आसान तरीका जो कि फिशर ने दिया। ध्यान से उसको समझिएगा। फिशर क्या कहते हैं, बार बार ऐसी हमको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी आपने बनाया था, देखिए कार्बन ले रहे थे आप, उसके ऊपर जैसे कि दो प्लेन के अंदर आप कंपाउंड लगा रहे थे। एक यहां पर लगा दिया था मान लीजिए CH3 और यहां पर लगा दिया था C2H5 लगाया था। उसके बाद आपने एक प्लेन से बाहर आपकी तरफ लगाया था क्लोरीन और एक आपसे दूर हाइड्रोजन को लगा दिया, ये कायरल कार्बन था। यस और नो? अब इसको बनाने के लिए समझ चाहिए, थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ता है। अब इसको आसान तो बनाए कम से कम। वो कहता है कि भैया इसको आसान बनाया जा सकता है। इसका आसान एक तरीका है जिसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले जरा ध्यान से उसको देखिए, इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो आप एक काम करो, आप एक सिंपल क्रॉस बनाओ ऐसे। सबसे पहले क्रॉस बनाओ। आप देखिए क्रॉस में इमेजिन करो कि बीच में वो कार्बन है, ठीक है, जिसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। क्लियर होता है? अब उसकी 4 वैलेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं, ध्यान से उसको देखिए। जब भी आपको ऐसा क्रॉस दिख जाए समझ जाइएगा कि वो फिशर प्रोजेक्शन है। अदरवाइज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, अगर इसको देखोगे तो यहां तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना बच्चों, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109.28 डिग्री एंगल होता है। तो जब भी आपको ऐसा क्रॉस दिख जाए समझ लीजिएगा उसका फिशर रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर होता है? अब वो क्या कहता है, जरा ध्यान से उसको समझिए। वो ये उसने रूल बनाया कि फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप अबव द प्लेन सोचोगे, ठीक है। इमेजिन इट अबव द प्लेन, मतलब ये आपकी तरफ आ रही है। इसको वेज लाइन से दिखा देता हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं नीचे लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब ये छोटे छोटे से रूल हैं जिसको आप समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके पास दिखाई दे रही है उसको आपको कैसे इमेजिन करना है, ये अबव द प्लेन है, ठीक है, अबव द प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अबव द प्लेन। ये प्लेन से आपकी तरफ आ रही है। और जो वर्टिकल लाइन है वो कैसी है, वो डैश लाइन, ये बिलो द प्लेन है। क्लियर होता है सब लोगों को? मतलब ये दोनों आपसे दूर जा रहे हैं, ये आपसे पास आ रहे हैं, ये आपके दूर जा रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये कैसा है, बिलो द प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो द प्लेन। समझना बड़ा ही आसान है। ये देखिए ये दोनों आपको गले लगा रहे हैं यूं करके, ये ऐसा है, जरा समझिए, जैसे इंसान खड़ा है। अब ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया और मैं खुद वर्टिकल हो गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो अबव द प्लेन है, इसको याद करने का आसान तरीका देखिए, अबव द प्लेन है, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन, आपसे दूर जा रही है। ये आपके पास आ रही है, ये आपसे, मैं आपसे दूर जा रहा हूं। क्लियर होता है? तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा। इसको इस तरह से इमेजिन करना है। इमेजिन करने के बाद वो सिंपल सी एक बात बोलता है कि भाई इसमें इमेजिन तो आपको ऐसे करना है, बनाना आपको ऐसे। अब जरा ध्यान से उसको देखिए, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास आ रही हैं, तो वो वहां पे कैसे इमेजिन करोगे? तो वो क्या कहता है, जरा ध्यान से उसको देखो। अब उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं इधर, ध्यान से उसको देखिएगा। अब देखिए वो कहता है कि तुम ना इस मॉलिक्यूल में यहां पे आके खड़े हो जाओ। ध्यान से उसको देखो, इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है सब लोगों को, यहां पे आके खड़े हो जाओ। जैसे कि मैं यहां आके खड़ा हो गया। अब यहां पे ये आपकी आई है, ध्यान से उसको देखिए, और आप इस मॉलिक्यूल को यहां से देख रहे हो। अगर आप यहां से देख रहे हो, जरा सोचो कि ये दोनों आपको कहां आते दिखाई देंगे, आपकी तरफ ऐसे यूं आते दिखाई दे रहे हैं, देखो, और ये आपसे दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। अब हो गया ना आपके लिए आसान। इसका मतलब ये दोनों को तो आपको कहां ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टली, और जो पीछे वाले उनको कहां ड्रॉ करना है, वर्टिकली। आप यहां पे आके खड़े होके इसको देखिए मॉलिक्यूल को। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये दोनों आपको आपकी तरफ आते दिखेंगे, तो इसका मतलब इन दोनों को आपको हॉरिजॉन्टली बनाना है, जबकि इन दोनों को आपको वर्टिकल लाइन पे बनाना है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखिए, इस तरफ है क्लोरीन, इस तरफ है हाइड्रोजन। इधर से देख के देखिए, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, तो इसे बना दीजिए। यहां पर हो गया आपके लिए क्लोरीन और यहां पर हो गया आपके लिए हाइड्रोजन। कितना आसान है, देखिए खुद से देखिए, वहां से देख के कोशिश करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने क्लोरीन और हाइड्रोजन का लगा दिया,
और ये वर्टिकल लाइन पे लगाना, ये हो गया आपके पास CH3 और ये क्या हो गया C2H5। अब ये देखिए, इससे आसान तरीका तो क्या हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है। दिख गया सब लोगों को। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। और फिशर प्रोजेक्शन से देखिए आसान है। ये आपने मॉलिक्यूल बना दिया आपने, मान लीजिए कि भाई ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाता है, ठीक है। तो प्लस वाला कंपाउंड है। अगर इसकी मिरर इमेज बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाएगी, मुझे कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले क्रॉस बनाओ, इधर हाइड्रोजन दिखेगा उसके जस्ट सामने, तो हाइड्रोजन लगा दिया, इधर क्लोरीन लगा दिया, इधर क्या लगा दिया CH3 और इधर क्या लगा दिया C2H5। ये देखिए कितना आसान तरीके से मैंने इसकी क्या बना दी, मिरर इमेज, जो कि इसको कैसे घुमाएगी, माइनस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। अब इससे आसान तरीका क्या होएगा, बस आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि भैया यहाँ पे खड़े हो के आप जब देख रहे हो तो ये दोनों आपके पास आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे बनाओगे, ये दोनों आपसे दूर जा रहे हैं तो वर्टिकल पे बनाओगे। आ गया सबको समझ में। तो यहां पर ये मैंने उसके क्या कर दिए, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना दिए, DL स्ट्रक्चर्स यहां पे बना दी, स्मॉल d स्मॉल l। क्लियर होता है। एक और एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लैरिटी आएगी। जैसे कि सपोज कीजिए इस बार हम लोग एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड का, ले लेते हैं। ये देखिए जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, लैक्टिक एसिड का अगर आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कार्बन है, उसके जस्ट ऊपर COOH है और उसके इस तरफ CH3 है, ठीक है। और आपकी तरफ आता हुआ एक OH है और आपसे दूर जाता हुआ एक हाइड्रोजन है और एक कायरल कार्बन है, इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर बनाना है तो फिर से आप यहां पे खड़े हो जाइए और यहां से उसको देखिए। यहां से जब आप उसको देखेंगे तो यहां से आपको ये तो बनाना है किधर, हॉरिजॉन्टल पर, और ये दोनों कहां बनाने हैं, वर्टिकल पर। क्लियर हो गया। तो बना देता हूं नीचे, ध्यान से उसको देखिए। ये लीजिए कितना आसान है। अब देखिए इधर लगाऊंगा हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर लगाऊंगा OH, ठीक है, इधर लगाऊंगा COOH और इधर क्या लगाऊंगा नीचे CH3। ये देखिए बन गया। इससे आसान क्या होगा, देखिए ना, वहां से सेम काम किया है मैंने जो ऊपर किया है। इसकी मिरर इमेज बनानी है, ये देखिए यहां से फिर से क्रॉस लगाइए, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर COOH, यहां पर OH और यहां पर क्या लगाऊंगा CH3। ये लीजिए। अब इससे आसान तरीके से फिशर प्रोजेक्शन कौन समझा सकता है आपको। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनानी है। नाउ दिस इज सो मच इजी कि हमें यहां कुछ डैश वेज कुछ नहीं लगाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 लाइन खींचने हैं, उसमें मॉलिक्यूल को लिखना है, ये ज्यादा आसान है। अब इससे ही मैं आपको डायस्टीरियोमर समझाऊंगा। क्लियर होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे डायस्टीरियोमर और बीजो कंपाउंड, दोनों फिशर प्रोजेक्शन से समझने काफी आसान है, इसीलिए मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन समझाया, ठीक है। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपियों के अंदर अगर ऐसे कोई कंपाउंड बने तो उसका फिशर प्रोजेक्शन बना के देखा, आपको मजा आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो गाइज अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं डायस्टीरियोमर्स एंड एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स हालांकि मैं पहले बता चुका था, ऐसे दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज ना होते हो, उनकी जोड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, एनांशियोमर। लेकिन एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर को मैं और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, जिससे एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको डायस्टीरियोमर का एग्जांपल भी दे दूंगा एक साथ। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए कि यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2,3 डाइब्रोमो, 2,3 डाइब्रोमो, ठीक है, ध्यान से उसको देखिएगा। 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं, पेंटेन, ठीक है। मान लीजिए मैं कहूं कि 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन को आप पहले बनाइए, तो देखिए यहां पर क्या बनाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगी। ये तो उसका आयुपैक नेम है, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, ध्यान से उसको देखिए। ये कार्बन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। पेंटेन लिखा है तो 5 कार्बन होंगे। उसमें 2 नंबर और 3 नंबर पर ब्रोमो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, यहां पर आपने ब्रोमो लगा रखा है। ये ग्रुप नंबर 2 हो गया, यहां पर आपने ब्रोमो लगा रखा है, सही है। अब इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर दो आप। यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो, क्या लगाऊंगा CH3। यहां पर एक हाइड्रोजन होएगा, यस और नो। यहां पर भी एक हाइड्रोजन होएगा, तब वैलेंसी पूरी होगी। यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और यहां पर क्या लगाऊंगा CH3। इसको मैं सीधे भी लिख सकता हूं, ये देखिए यहां पर मैं CH2 लिख देता हूं, चलेगा। तो 4 हो गया ना इसके बॉन्ड, 1 2 3 4। अब ये वो कंपाउंड है। अब देखिए मजे की बात, इस पूरे कंपाउंड में अपना 2 कायरल सेंटर है, मतलब 2 ऐसे कार्बन है जो कि कायरल है। कैसे, आप जरा चेक करो। यहां पर इस कार्बन को चेक करो। सबसे पहले इस कार्बन ने चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से पूरी करके रखी है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है मिथाइल ग्रुप और चौथा है ये पूरा का पूरा ग्रुप है, नहीं सही है।
ऐसे ही अब इस कार्बन को देखो, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर हो गया, यहां से आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई देगी। ऐसे ही यहां पर है, चेक करो, एक तरफ है ब्रोमीन, दूसरी तरफ है हाइड्रोजन, तीसरी तरफ है इथाइल ग्रुप और चौथी तरफ ये पूरा वाला ग्रुप। क्लियर हो गया सब लोगों को? इसका मतलब यहां पर दो दो कायरल सेंटर आपके पास। क्लियर हो गया? तो आपको सिंपल तरीका बताता हूं। अब यहां पर कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे? अगर यहां पर दो कायरल सेंटर है, सपोज कीजिए, मैं नोट लगा देता हूं, ध्यान से इसको देखिए, नोट ध्यान से इसको समझिएगा। इफ देर इज एन कायरल सेंटर, अगर किसी के पास एन कायरल सेंटर हो, ठीक है, तो उसके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने होंगे? 2n। सिंपल है। यहां पर दो थे तो क्या करेंगे आप? दो को पावर लगाएंगे 2, n होंगे तो 2n, तो मैं कहता हूं 2 है तो 2 इसका मतलब 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने बनेंगे? 4। सिंपल, कितना आसान तरीका है, मैंने सिंपल एक फॉर्मूला बता दिया, 2n 4 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे जरा चेक करो। फिशर प्रोजेक्शन में यहां चारों कंपाउंड बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से उसको देखो। फिशर प्रोजेक्शन क्या कहता है जी? ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीधे लाइन में, ये आपकी वर्टिकल लाइन होएगी, ठीक है। तो ध्यान से उसको देखो, उसी कंपाउंड को बना रहा हूं, तो ध्यान से उसको देखो कैसे बनाएंगे। ये एक वर्टिकल लाइन बना दी और उसके अंदर है ना आपके पास दो कायरल सेंटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहला, ये आपके पास दूसरा। क्लियर हो गया? ये बीच में कार्बन को इमेजिन करना है, ये आपके पास कार्बन हो गया, उसको मैंने यहां पर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब एक तरफ तो लग रहा है आपके पास, देखो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में वो वर्टिकल लाइन पर आएंगे, यानी कि यहां पर कौन कौन आ रहा है? एक तो आ रहा है CH3, फिर आपने कार्बन इमेजिन किया, ठीक है, वो बीच वाला कार्बन, उसके बाद ये दूसरा कार्बन, और यहां पर क्या लगा है? यहां पर देखिए C2H5, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए कैसे बनाया है। सबसे पहले CH3, फिर उसके बाद दूसरा कार्बन, फिर उसके बाद तीसरा कार्बन, और ये C2H5, ये चौथा ग्रुप नीचे नीचे लगा दिया। ध्यान से उसको देखो। अब मुझे पता है कि भैया दूसरा वाला कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यहां पर एक तरफ ब्रोमीन लग रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन लग रहा है, तीसरे में भी ऐसा ही, एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ हाइड्रोजन। मैं उसके अरेंजमेंट यूं भी कर सकता हूं, मान लीजिए एक बार मैंने ब्रोमीन यहां लगा दिया, एक बार ब्रोमीन यहां लगा दिया, एक बार हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक बार हाइड्रोजन यहां लगा दिया, ये भी तो बन सकता है, क्योंकि 3 डायमेंशन और एटम्स का अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। यहां पर 3 डायमेंशन एटम का अरेंजमेंट ब्रोमीन और ब्रोमीन यहां लगा दिया मैंने, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो सेम ही बनेगी, आयोपेक नेम भी सेम ही होगा, बस मैंने ब्रोमीन को एक बार यहां लगाया, एक बार यहां पे। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाने जाऊं, सपोज कीजिए मैंने यहां पर इसकी मिरर इमेज बनाई, ध्यान से उसको देखिएगा, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ध्यान से उसको देखिए। यहां पर मैंने क्या लगा दिया? CH3, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? Br के जस्ट सामने Br ही दिखाई देगा, और पीछे क्या दिखाई देगा? हाइड्रोजन। H के जस्ट सामने है H, और यहां पर क्या दिखाई देगा? Br, और यहां पर क्या लगाऊंगा? C2H5। क्लियर होता है? अब देखिए, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, इसका 3 डायमेंशन यहां पे बना रहा हूं फिशर प्रोजेक्शन में। क्लियर हो गया? ये सिर्फ स्ट्रक्चर था। आप ये मत समझिए कि सर ऊपर तो दोनों ब्रोमीन लग रहे हैं एक साथ है, नीचे हाइड्रोजन। ये अरेंजमेंट तो मैं कैसे भी कर सकता था, उसी को तो दिखा रहा हूं यहां पे। क्लियर हो गया? 3 डायमेंशन अरेंजमेंट उनकी कैसे भी हो सकती थी, ये हमारे हाथ में थोड़ी होता है। तो सपोज कीजिए कि एक बार ब्रोमीन यहां पर और एक बार ब्रोमीन यहां पे। अब आप देखिए, क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास सिमेट्री है ही नहीं। इसके लिए सिंपल एक काम करिए, इसको उठाइए, यहां से उठा लिया और इसके ऊपर डालिए। जैसे ऊपर डालेंगे तो ये वाला ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा। क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो इसका मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है जो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होते। सपोज कीजिए कि प्लस है तो ये वाला क्या होगा? ऑब्वियसली माइनस। ये सपोज किया हमने, ये प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस। क्लियर होता है? और ये आपस में क्या कहलाएंगे? जरा ध्यान से उसको समझिए। क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होते, तो ये कहलाते हैं एनांशियोमर। तो मैं इस स्ट्रक्चर को पहला, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर बननी थी, 2 बना दी हमने। क्लियर होता है? अब बाकी 2 कैसे बनेंगी जरा चेक कीजिए। बाकी 2 में फिर से मैं एक ऐसे लाइन खींचता हूं, ध्यान से उसको देखिए। इस बार मैंने सपोज कीजिए कि ब्रोमीन एक साथ लगा दिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन इस तरफ लग जाएंगे। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? CH3, यहां पर क्या लिखूंगा? C2H5। यस, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, ध्यान से इसको देखिए। इसकी मिरर इमेज बनाने जाऊं तो क्या होगा जरा चेक कीजिए। ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन दिखेगा, ठीक है, और पीछे हाइड्रोजन दिख ही रहा है। यहां पर क्या लगाऊंगा? CH3, और यहां पर क्या लगाऊंगा? C2H5। क्लियर होता है? यहां पर इस तरह से 4 इसके यहां पर बनेंगे क्या? यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। मैंने आपसे कहा था कि इसके 4 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे, 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं हो सकते। इसको उठाइए, उठाएंगे सीधे यहां रखिए, तो वो वाले जो दोनों ब्रोमीन है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे होंगे, तो सुपर इंपोज तो नहीं होंगे। मैं मान लेता हूं कि भैया ये प्लस घुमाता है तो ये कैसे घुमाएगा? माइनस। अब ये देखिए, अगर अरेंजमेंट देखें तो चारों की अलग अलग है।
समझ में आ गया। और ये क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एनांशियोमर्स। क्या बोलेंगे, एनांशियोमर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये है स्ट्रक्चर नंबर 3 और ये मान लेते हैं जी स्ट्रक्चर नंबर 4 दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब देखिए और 4 स्ट्रक्चर 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर देखिए ध्यान से उसको देखिए, ये मिरर इमेज वो मिरर इमेज। अगर मैं कहूं कि यहां पर एनांशियोमर्स की जोड़ी लिखिए, ठीक है, सो एनांशियोमर आपके लिए कौन से हुए, एनांशियोमर आपके लिए हो गए जोड़ी नंबर 1 एंड 2, यस और नो, एंड जोड़ी नंबर 3 एंड 4, ये आपके लिए क्या हो गए, एनांशियोमर। सही है। अब देखिए एनांशियोमर तो हमें समझ में आता है कि एक दूसरे के मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो रहे, इसका मतलब वो एनांशियोमर है ना। व्हाट अबाउट डायस्टीरियोमर, तो मैं नीचे लिखता हूं डायस्टीरियोमर, उनकी जोड़ियां पकड़िए पर उसको समझिएगा तो सही। डायस्टीरियोमर होते क्या है, डायस्टीरियोमर का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीदर दे आर, वो क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं होंगे, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका आयुपैक नेम सेम है, लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है और वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज भी नहीं हो सकते। ऑब्वियसली एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, सुपर इंपोज तो होंगे ही नहीं, लेकिन किसी भी कंडीशन में ना तो वो मिरर इमेज है एक दूसरे की, वो ना ही एक दूसरे पे सुपर इंपोज होंगे, सुपर इंपोज भी नहीं हो सकते। लिख लो, द कंपाउंड्स विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, एंड मस्ट नॉट सुपर इंपोज ऑन ईच अदर। क्लियर हो गया, दोज आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। एनांशियोमर तो ये होते हैं कि भैया एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, क्लियर होता है, जिनका आयुपैक नेम सेम हो, लेकिन वो ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और ना ही एक दूसरे पे सुपर इंपोज होते हैं। तो यहां पर बताइए डायस्टीरियोमर कौन कौन है। देखिए, क्या फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं। क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज होंगे, नहीं। तो डायस्टीरियोमर की एक जोड़ी बन गई फर्स्ट एंड थर्ड, यस और नो, आया सबको समझ में। पहला और तीसरा डायस्टीरियोमर है, पहला और चौथा भी डायस्टीरियोमर है, फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी क्या हो गए, ये जोड़ी भी डायस्टीरियोमर है। इसी तरह से दूसरा और तीसरा क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं है। क्लियर हो गया, तो दूसरा और तीसरा एक दूसरे पे सुपर इंपोज भी नहीं हो सकते, तो डायस्टीरियोमर। इसी तरह से दूसरा और चौथा, सेकंड एंड फोर्थ, ये क्या हो गया, ये ऐसी जोड़ी होगी वो एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोमर हो। डायस्टीरियो का मतलब है एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है और वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज भी नहीं हो सकते। क्लियर हो गया। जैसे एनांशियोमर, एनांशियोमर में क्या होता है, एक दूसरे की मिरर इमेज तो होते हैं कम से कम, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होते। तो बस दोनों में यही फर्क है। ध्यान से उसको देखिए, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ जाता है कि एनांशियोमर डायस्टीरियोमर क्या है। एनांशियोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज और एक दूसरे पे सुपर इंपोज होते हैं, वहां पर ये जोड़ियां दो ही बन रही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। लेकिन डायस्टीरियोमर यहां पर 4 जोड़ियां बनेंगी, एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, एक दूसरे पे सुपर इंपोज भी नहीं होते, हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ लिख दिया, सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ। इस तरह से डायस्टीरियोमर को समझा जा सकता है। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भैया यहां पर एनांशियोमर क्या होते हैं और डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, और फिशर प्रोजेक्शन से कितनी आसानी से आप समझ सकते हो। और यहां पर एक फॉर्मूला भी हमने समझा कि भैया अगर कहीं n कायरल सेंटर हैं तो वहां पर 2n क्या होने वाले हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब बचा हमारे लिए मीजो कंपाउंड, तो वीडियो को देखते रहिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उसके बाद मीजो कंपाउंड की तरफ चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए गाइस, हमारा टॉपिक है कि भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स में मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फाइंड आउट करने की टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, अगर उसके अंदर n कायरल कार्बन है तो 2n आप करते थे, याद है आप लोगों को, मैंने एग्जांपल भी दिया था। ध्यान रखिए, इफ देयर इज n स्टीरियो सेंटर्स, उसको स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। इफ देयर इज n स्टीरियो सेंटर और वी कैन से n कायरल कार्बन, ठीक है, n कायरल कार्बन, तो आप उसके देन लिख देता हूं, तो आप उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते थे, देन द ऑप्टिकल आइसोमर्स वो कितने निकलेंगे, 2n। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है, बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। देखिए कोई जरूरी नहीं है, देखिए इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है। क्लियर होता है सब लोगों को। और यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, इसी को हम लोग मीजो कंपाउंड कहेंगे। जरा ध्यान से उसको देखो क्या, मैं एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको आसानी समझ में आएगा। यहां पर मैं टार्टरिक एसिड का एग्जांपल लेता हूं और उसको समझाता हूं। टार्टरिक एसिड,
ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज वेरी सिंपल, COOH, ठीक है, उसके बाद CH एंड देन OH, उसके बाद CH एंड देन OH, ये COOH, इसको हम लोग टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहां पर जरा गौर से देखिए, यहां पर आपके पास दो दो कायरल सेंटर हैं, चेक कीजिए। इस कार्बन को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कार्बन चारों अलग अलग वैलेंसी से अटैच है। हाइड्रोजन एक तरफ तो, दूसरा OH, तीसरा COOH और चौथा ये ग्रुप दिखाई दे रहा है सब लोगों को, काउंट करिए यहां पर। अच्छा, इस हाइड्रोजन को ऊपर लगा देते, जरा ध्यान से इसको देखिए, ये हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया, इसका हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया। अब ये कायरल कार्बन है आपके पास दो, चेक करो, ये कार्बन के इस तरफ COOH, ये OH, ये H, इस कार्बन के देखिए, और चौथा ग्रुप हो गया ये पूरा वाला, इस कार्बन के इस तरफ COOH, यहां पर H, यहां पर OH और ये वाला पूरा ग्रुप दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब यहां पर दो दो कायरल सेंटर है, तो यहां से कोई पूछे ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे 4, 2⁻², यानी कि 4 होना भी चाहिए। तो अपन पहले ड्रॉ करते हैं, उसमें आपको एग्जैक्टली आइडिया देता हूं, चलो ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो यहां पर फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, ध्यान से उसको देखो। ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, उसको तो हम लोग क्या ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन पर, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन पर मैंने ले लिया। चलिए, सो यहां पर वर्टिकल लाइन पे इसको लेना है, तो यहां पर वर्टिकल लाइन पर है, तो ऊपर भी क्या आने वाला है, COOH, नीचे भी क्या आने वाला है, COOH, ध्यान से उसको देखिएगा। अब मुझे पता है यहां पर दो कायरल सेंटर है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो कायरल सेंटर, तो उसको क्या करोगे, दो लाइन लगानी है आप लोगों को, इस तरह से लगा दी। उसके बाद अब देखिए यहां पर वो ग्रुप कौन कौन से है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए, सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर एक बार OH लगा दिया और यहां पर OH लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, यहां पर H लगा दिया, ये अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। वही वाला काम किया जो पहले लास्ट वीडियो में किया था। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ। अब देखिए यहां पर मैं इसकी मिरर इमेज बना रहा हूं। अगर मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है तो इसकी मिरर इमेज बनेगी यूं। अगेन यहां पर क्या लगाओगे, COOH, यहां पर क्या लगाओगे, COOH, यहां पर क्या लगाओगे, OH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH, ये उसकी मिरर इमेज दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो दो तो ये हो गए, और इन दोनों को कंबाइन में से हम लोग क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स, याद होगा, ठीक है, एनांशियोमर्स, ये तो आपको पढ़ा चुका हूं। एनांशियोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो सकते। आप इसको उठाइए, यहां से इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर रखिए, तो ये जो OH वाला ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा होगा, क्या एक दूसरे को ये सुपर इंपोज किए, नहीं किए। इसका मतलब दो ऑप्टिकल आइसोमर तो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। सबको समझ में आ गया, दो ऑप्टिकल आइसोमर तो आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आप किसी भी वे से यहां पर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और यहां पर दो कायरल सेंटर हैं। मैं लगा देता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, तो दो तो बन गए। अगर ये पॉजिटिवली घुमाएगा तो ऑब्वियसली ये कैसे घुमाएगा, नेगेटिवली, दो तो बन गए। अब एक क्या करिए, इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक ही तरफ लगाइए। अब देखिए जरा ध्यान से, अब फिर से मैं क्या कर रहा हूं, तीसरा और चौथा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, OH ग्रुप को एक ही तरफ लगा दिया, ध्यान से उसको देखिएगा। और ये ऊपर क्या लगाया मैंने, COOH, नीचे क्या लगाया मैंने, COOH, यहां पर क्या लगाया, हाइड्रोजन, यहां पर क्या लगाया, हाइड्रोजन। अब मजे की बात है, ये तीसरा अरेंजमेंट करते ही ना, यहां पर अंदर ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इस कंपाउंड को मैं दो पार्ट में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं। ध्यान से उसको देखो, अगर मैंने यहां से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया तो क्या ये इक्वल दो पार्ट नहीं हो गए, क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो गया। मजे की बात, जैसी अरेंजमेंट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक तरफ आ गए तो वे इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो गए। देखिए ऊपर और नीचे वाला दोनों इक्वल दो पार्ट हैं, ध्यान से इसको देखिए, ये भी वैसा ही दिख रहा है जैसे ये दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। क्लियर होता है, यहां पर ये दो इक्वल पार्ट नहीं थे, यहां पर OH और H था, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो जैसे ही इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं इसको, जैसे ही यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दी, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है बेसिकली वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसी को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मिरर इमेज और ये सेम ही होगा, क्लियर होता है सब लोगों को। तो जहां पर आपको दो इक्वल हाफ दिखाई दे जाएं, ध्यान से समझिएगा इसको, जहां पर आप जिस कंपाउंड में आप दो इक्वल हाफ में उसको डिवाइड कर सकते हो, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। दिस इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखो, ठीक है। अब ये पार्ट तो उसी का है, सिर्फ 3D अरेंजमेंट अलग हो गए, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मतलब ये है कि अगर ये कायरल सेंटर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो ये उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, मतलब इंटरनल कंपनसेशन हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड्स।
मीजो कंपाउंड्स। क्लियर होता है सब लोगों को? इसको मैं आपको जब आरएस नोमेनक्लेचर कराऊंगा तब मैं आपको और सिचुएशन को क्लियर करूंगा कि ये रोटेशन का सेंस क्या है। क्लियर होता है? तो यहां पर ध्यान से उसको देख लीजिए। मीजो कंपाउंड क्या करते हैं? इंटरनल कंपनसेशन कर देते हैं। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से यहां पर पीपीएल का रोटेशन नहीं होता। मजे की बात देखिए, रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से रोटेशन नहीं होता, जबकि मीजो कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन की वजह से रोटेशन नहीं पॉसिबल हो पाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पीपीएल को रोटेट नहीं करवाएगा। अगर आपने इसको, इस मीजो कंपाउंड को कंटेनर में भर दिया और यहां से पीपीएल को पास करवाया तो पीपीएल सीधी निकल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीपीएल सीधी निकल जाएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि अंदर एक दूसरे की मिरर इमेज के जैसे काम कर रहे हैं। इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं इसको। ध्यान से देखिए, ये एक मिरर, इसको मिरर की तरह आप मान के चलो कि ये मिरर है। ये मिरर है तो देखो इसके ऊपर और इसके नीचे एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो। और मिरर इमेज है, मान लीजिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो ये वाली इमेज उसको क्या करेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? इसलिए यहां पर कहते हैं कि इंटरनल कंपनसेशन हुआ जिससे पीपीएल रोटेट ही नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बोला यहां पर कि क्लॉकवाइज घुमाया तो इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसको मिरर की तरह आप इमेज, आप मिरर की तरह इसको मान के देखिए तो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेज के जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई पूछे कि टार्टरिक एसिड के अंदर आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, तो अगेन आपको ना सिर्फ इतना चेक नहीं करना होता कि स्टीरियो सेंटर कितने या कायरल कार्बन कितने हैं, आपको यह भी देखना पड़ता है कि कहीं इंटरनल कंपनसेशन तो नहीं हो रही है। और अगर इंटरनल कंपनसेशन हो रही है तो यहां पर देखिए जरा ध्यान से, यहां पर आइसोमर कोई पूछे तो 3 ही आइसोमर बनेंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को? यहां पर पीपीएल को रोटेट नहीं करवा पा रहा है, लेकिन आइसोमर आपको 3 बताने, एक प्लस और एक माइनस और एक मीजो। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो यहां पर 3 होंगे, एक प्लस और एक माइनस और एक मीजो कंपाउंड। इसको मीजो कंपाउंड कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीजो कंपाउंड कहा जाता है इसको। क्लियर हो गया सब लोगों को? दिस इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। जैसे कि हमने याद करिए, हमने लैक्टिक एसिड के अंदर कहा था कि लैक्टिक प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और रेसमिक मिक्सचर भी हो सकता है। ध्यान से इसको देखिए, कायरल कार्बन तो है ना इसके अंदर। अब कई लोग सवाल पूछेंगे सर पीपीएल को घुमा नहीं रहा तो इसको काउंट क्यों कर रहे हैं? काउंट तो आपने रेसमिक मिक्सचर को भी किया था। याद करिए, लास्ट वीडियो में आप कहा था लैक्टिक एसिड 3 तरह के हैं, एक प्लस और एक माइनस और एक प्लस माइनस दोनों। इसी तरह से ये भी 3 तरह के हैं, एक प्लस और एक माइनस और एक मीजो। क्लियर हो गया? तो यहां पर कोई आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि यहां पर आइसोमर कितने बनेंगे टार्टरिक एसिड में, तो 3। अदरवाइज 2,3 ट्राई ब्रोमो पेंटेन में कितने बन रहे थे? 4। वहां पर एनांशियोमर और डाइस्टीरियोमर, ठीक है, वो दोनों थे, 4 बन रहे थे। यहां पर 2-2 के जोड़े बन रहे थे उसके अंदर एनांशियोमर के। यहां पर वो सीन नहीं है। यहां पर इसकी मिरर इमेज और ये सेम ही होंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। क्लियर होता है? ये पॉजिटिव घुमाएगा तो वो नेगेटिव घुमाएगा, बस इसी को मीजो कंपाउंड कहते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से उसको देखिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको क्लियर है आई थिंक मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? तो यहां पर मीजो कंपाउंड के साथ हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म खत्म कर लिया। अब अपने सवाल करिए बैठ के, और बस आपको 2n का फॉर्मूला तो इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ में यह भी देखना कि इंटरनल कंपनसेशन तो नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो गाइस, यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। जल्दी मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, और आज को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 4 वीडियो डालूंगा, तो ये 4th वीडियो है। मैं कमिटेड हूं अपने काम के लिए, पर क्या आप अपने काम के लिए कमिटेड है? ये आपको भरोसा अपने आप को दिलाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, एक एक वीडियो जो डाल रहा हूं ना वो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिसने भी नहीं देखी है इसका मतलब अपना ही आप नुकसान कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगले वीडियो का वेट करते रहिए, और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप कोचिंग फ्री इंडिया में डोनेट भी कर सकते हैं, इस कोचिंग फ्री इंडिया कैंपेन का साथ भी दे सकते हैं। आप डोनेट कर सकते हैं वाया पेटीएम, वाया अकाउंट। ठीक है गाइस, प्लीज आप डोनेट करें अगर आप सक्षम है तो। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।